हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग मेंस आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। तो इतना ज़्यादा छाया हुआ है कि 2019 में भी था और 19 से लेकर अब दोबारा से 2024 में ये टॉपिक आ गया है। तो ये इसकी हमारे मेंस के पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर आप अभी भी, जब ये वीडियो आप सुन रहे हो ना, अगर आप अभी भी जाकर न्यूज़ चैनल खोलोगे तो आपको इस टॉपिक पर डिबेट मिल जाएगी किसी ना किसी न्यूज़ चैनल पर। ठीक है, और हमारी ये गारंटी है कि अगर आप ये टॉपिक यहाँ पर सुन लोगे अच्छे से, क्योंकि हम यहाँ पर इस टॉपिक को ऐसे अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, ऐसा समझा देंगे कि आपके दिमाग में एकदम से ये आप इसको कभी नहीं भूलोगे क्योंकि कोई भी समझी हुई चीज़ को हम कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो रटने की इसकी कोई ज़रूरत आपकी नहीं है और आपको इतना अच्छा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसको बीच में स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2019 का। अगर देखो, अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप मतलब कि जो नागरिकता है, वो पहली बात तो ये है कि वो पार्ट 2 में दी गई है। ठीक है, पार्ट 2 में दी गई है। और अगर आर्टिकल्स की बात करें, मतलब अनुच्छेद की अगर बात करें तो 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें सिटीजनशिप के प्रावधान है, मतलब नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद पार्लियामेंट ने ये सिटीजनशिप एक्ट बनाया था। अब देखो, सिटीजनशिप के जो भी लॉज हैं, कानून हैं, वो सारे उनको बनाने का जो अधिकार है वो हमारे संसद को है। किसको है? संसद को है, मतलब पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ही ये कानून बनाता है समय समय पर कि क्या सिचुएशन चल रही है और इसके अकॉर्डिंग उसे क्या कानून बनाने हैं। तो उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस टाइम पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया था उन परिस्थितियों को देखकर। ठीक है, तो यहाँ से और जो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद हैं, इन दोनों से ही, ठीक है, ये दोनों से ही ये प्रोविजंस आते हैं कि सिटीजनशिप किस तरह से हमारे यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल आता है आर्टिकल 9। ठीक है, आर्टिकल 9 में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान दिया गया है, मतलब कि सिंगल मतलब एक इंसान जो हमारे यहाँ पर है उसको बस एक ही देश की नागरिकता दी जाएगी, ये मतलब है। हम चाहे किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, चाहे हम यूपी को हों, बिहार के हों, पंजाब के हों, महाराष्ट्र के हों, लेकिन हमारी सिटीजनशिप सिर्फ एक भारतीय है। नागरिकता हमारी क्या है कि हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं। ये नहीं है कि हम मराठी हैं, महाराष्ट्रियन हैं, या हम बिहारी हैं, या हम यूपी के हैं, पंजाबी हैं। हम सब क्या हैं? सिर्फ एक भारतीय हैं, हम भारत देश के निवासी हैं। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है ये, और एक यूनिट है। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि वैसे हमारे संविधान में 5 तरीके से सिटीजनशिप दी जाती है। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो है बर्थ, मतलब जो इंसान हमारे देश में पैदा हुआ है। जब आप जाकर पॉलिटी अगर पढ़ोगे, जैसे हम लोग हैं अपने देश में पैदा हुए हैं तो हमें सिटीजनशिप मिल गई। डिसेंट मतलब होता है हमारे माँ बाप यहाँ पैदा हुए, फिर हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं तो हमें अपने माँ बाप के द्वारा मिल जाएगी। फिर आता है रजिस्ट्रेशन की, यहाँ पर आके रहो तो उस तरह से मिल जाएगी। नेचुरलाइजेशन में बहुत सारी शर्तें होती हैं। और फिर दूसरा एक आता है एक्वायर्ड सिटीजनशिप, मतलब कि अगर हमारे देश ने, भारत ने कोई टेरिटरी को एक्वायर कर लिया है, ठीक है ना, तो उस टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं, जैसे मानो ये भारत है, ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई और देश है, तो जब भारत की ये टेरिटरी यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये मानो कोई है कि हमने यहाँ इस एरिया को एक्वायर कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक था 100वां, है ना, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जब भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ एन्क्लेव एक्सचेंज हुए थे, यहाँ पर था हमारा भारत मतलब इंडिया और यहाँ पर था बांग्लादेश, तो इसके कुछ एन्क्लेव एक्सचेंज हो गए थे, तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो भारत के नागरिक ऑटोमेटिकली स्वतः ही बन गए थे। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया कि एक्वायर्ड टेरिटरी का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
चलो अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं, ये देखो अभी 2019 में पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है। उससे पहले वाला मैंने अभी आपको बताया कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 का था। उसके बाद ये अब जो हुआ है ये इसका पहला अमेंडमेंट है, मतलब पहला संशोधन है। अब यहाँ पे जो संशोधन करा है ना, ये इमिग्रेंट्स के लिए ही करा है, स्पेशली इमिग्रेंट्स मतलब है कि जो मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए करा है, मतलब जो कि अवैध प्रवासी हैं उनको किस तरह से भारत की नागरिकता दी जाए, ठीक है। तो इसमें इसके प्रावधान है 19 वाले में, तो ये बहुत ज़्यादा डिबेट का इशू बन चुका है, ठीक है। अब ये बात तो आई थी 19 में, लेकिन उस टाइम पे ये बात बनी नहीं थी, तो अब फिर से 2024 में ये जो 2019 का पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम था, इसको लागू करते हुए यहाँ पर नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो फिर से वही डिबेट फिर से शुरू हो गई है, मतलब कि रूल्स बनाए गए हैं तो डिबेट शुरू हो गई है, तो मुद्दा शुरू हो गया है और हमारे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा है इंडिया, ये देखो ये हमारा इंडिया है। अब यहाँ पर इंडिया में इधर की तरफ आता है बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पर आता है पाकिस्तान, और इधर को अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है अफ़गानिस्तान। अब इस वाले एक्ट में क्या बोला गया है कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से, ठीक है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, ये जो लोग भारत में जो आए हैं, ठीक है, और ये धार्मिक प्रताड़ना से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। सिर्फ 3 देश हैं, कौन कौन से, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, हमारे तीनों ही पड़ोसी देश हैं, और ये तीनों ही क्या है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी में रहते हैं और जो बाकी धर्म के लोग हैं वो माइनॉरिटी में रहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये इन्हीं 3 देशों के लिए है, इन 3 देशों से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिर्फ उन्हीं से आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। पहला फीचर तो इसका हो गया ये वाला, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, अगला फीचर क्या है। अब ये देखो भैया, इसमें बोला है कि अब इलीगल माइग्रेंट, हम बहुत वर्ड बोल रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट, तो ये होते क्या हैं। देखो इलीगल माइग्रेंट वो इंसान है जो कि एक देश से दूसरे देश में आया है, लेकिन उसके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि वीज़ा वगैरह होता है तो वो उसके पास नहीं है, वो ऐसे ही घुसकर आ गया उस दूसरे देश में। दूसरा ये है कि मानो कि वो परमिटेड टाइम उसको जितना मिला था, मानो 6 महीने मिला या 10 महीने मिला, लेकिन वो उससे बढ़कर 2 साल, ठीक है ना, 12 महीने, 14 महीने, वो इतने उसका पीरियड उसने बढ़ा लिया है और छुप कर वो रह रहा है, ठीक है। तो ऐसे जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो समय सीमा उसको दी गई थी उससे ज़्यादा टाइम के लिए वो रह रहा है छुप कर, तो ऐसे इंसान को क्या होगा, उसको प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ेगा, मतलब केस फेस चलेगा और उसको वापस उसके देश में भेज दिया जाएगा या जेल हो सकती है। तो ऐसे प्रावधानों का उसको सामना करना पड़ेगा और ऐसा इंसान इलीगल माइग्रेंट कहा जा सकता है या कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे देश में, अब आपको पता है हमारे पड़ोसी देश जो हैं बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं, है ना, जैसे कि पाकिस्तान वगैरह हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, कि इन देशों में जो है वो कई मतलब ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि वहाँ के कई सारे लोगों को भारत में आना पड़ा है, तो इनके लिए ये प्रावधान यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जा सकती है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आ चुके हैं, ठीक है, पहले की बात है कि जो पहले जो लोग आ चुके हैं उनको यहाँ पर हम नेचुरलाइजेशन के थ्रू क्या करेंगे, नेचुरलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे हम उनको नागरिकता दे देंगे। और नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, वैसे 11 साल होते हैं, लेकिन इस एक्ट में 6 साल हमें घटा दिए गए हैं, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने, चलो ये वाला बाद में देखेंगे, पहले देखो, और यहाँ पर एक बात बहुत बड़ी बात हुई है कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ दिया है। अब यहीं पर सारा बवाल है कि मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों छोड़ दिया भाई, क्यों छोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो है ये इसको सारे टीवी चैनल्स में
ये डिबेट का इसने एक रूप ले लिया है। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। रिलैक्सेशन जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये है प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण मतलब है नेचुरलाइजेशन से यहाँ पर जो टाइम पीरियड था वो 11 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया। अब इसको समझेंगे 6 साल कैसे कर दिया इन्होंने। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारा जो चैनल है ना, वो यहाँ पर हम लोग MCQs की सीरीज़ करवाते हैं। MCQs की GS की है और MCQs की पॉलिटी है। तो अगर आपको ये पॉलिटी या फिर ऐसे MCQs आपको करने हैं तो हमारे चैनल में आप जा सकते हैं। और यहाँ पर आप जब भी इनको सुनेंगे और समझेंगे ना, आपको कोई भी बुक, इंटरनेट, किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ट्रिक्स हमने भी फ़िलहाल अभी बहुत नई ट्रिक्स निकाली हैं, आप उनको एक बार जाकर ज़रूर पढ़िए। आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा करेंगे कि आप ज़िंदगी में कभी वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। मतलब ठीक है, कि हमने ये ट्रिक्स जो हैं वो खुद ही बनाई हैं। जिस तरह से हम पढ़ा करते थे हमने ऐसी ट्रिक्स आपको दी हैं। ठीक है, और हम लोग मंथली मैगज़ीन भी निकालते हैं, हर महीने की मंथली मैगज़ीन निकालते हैं। आप जाइए उनको भी देखिए। और ये जो है मेंस आंसर राइटिंग के टॉपिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तो हमें ने जो आपको समझाते ही हैं। और हमारे अपनी कम्युनिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं, वहाँ जाइए, प्रैक्टिस करिए, हमारे चैनल में विजिट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम नेचुरलाइजेशन की बात कर रहे थे कि नेचुरलाइजेशन में 11 साल जो इंसान यहाँ पर रहेगा उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ है कि 11 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला तो प्रावधान ये हो गया, मतलब ठीक है, यहाँ पर ये रिलैक्सेशन दिया गया है। और क्या है कि हमारे देश में पासपोर्ट एक्ट 1920 और फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत इन लोगों को कोई भी प्रोसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये है 11 साल से घटकर 6 साल हो गया है। अच्छा, अब देखो 11 साल से घटकर 6 साल कैसे हो गया है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर डेट क्या दी हुई है, डेट दी हुई है 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले लोगों को, है ना, पहले आने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और ये जो एक्ट है CAA का एक्ट क्या है, ये 2019 का था। अब ये तो 19 का है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 5 साल। अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो 5 साल हो गए। अब उसको जो नागरिकता देने में 2020 तो लग ही जाता, तो अपने आप हो गए ना 6 साल। ठीक है, अब क्योंकि ये सताए हुए लोग हैं, है ना, धार्मिक उस पर, तो यहाँ पर उनको इमीडिएटली जो है वो नागरिकता देनी थी, इसीलिए 11 साल से घटाकर क्या कर दिया, 6 साल कर दिया। समझ गए 6 साल क्यों करा है? क्योंकि हम इसको रटे भी नहीं, हमने रटने की ज़रूरत है ही नहीं। हमने बस एक डेट देख ली कि 2014 की डेट है, एक्ट आया 2019 में। अब 1 साल तो भैया लग ही जाएगा, तो कितने हो गए, 6 साल हो गए। तो कैसे 11 साल से क्या हो गया 6 साल? ये सरकार ने एक लॉजिक है, और हम भी अगर देखें इस लॉजिक को तो लॉजिक की बात तो है ही, क्योंकि सरकार को उसी वक्त देना था। ठीक है ना, अब कोई इंसान पीड़ित है, अत्याचार का सामना कर रहा है, तो उसको हाल के हाल तो रिलीफ देंगे। तो 11 साल से क्या हो गया, 6 साल कर दिया। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पर कुछ। हाँ, ये हमने पढ़ लिया ना कि यहाँ पर ये जो है 1946 का विदेशी अधिनियम और 1920 का जो पासपोर्ट के अधिनियम है, इन वाले जो लोग हैं इनको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और ये यहाँ पर वैध नागरिक मान लिए जाएंगे, अवैध नहीं माने जाएंगे, वैध मान लिए जाएंगे। ठीक है, तो अवैध अप्रवासी से छूट दे दी जाएगी। चलो आगे चलते हैं। आगे है अब कुछ एक्सेप्शन है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब जो मैंने अभी तुमसे बोला कि यहाँ पर जो है मुसलमानों को छोड़ दिया गया है ना, क्योंकि न्यूज़ चैनल में आप भी देखते होंगे, बहुत डिबेट भी सुनते होंगे, तो उसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया मुस्लिम्स को क्यों छोड़ दिया गया, आप तो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो, मतलब धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ आप लोग काम कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम सेक्युलरिज्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ना ही हम लोग कोई अत्याचार कर रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे, कोई भेदभाव कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि सरकार ने ये बोला है कि हम तो बस माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं। किसके? अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट के रूप में ये आर्टिकल्स में दिया गया है कि अल्पसंख्यकों का जो प्रोटेक्शन है, हित है, वो होना चाहिए। तो सरकार ने यहाँ पर, हाँ, कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल्स है 29
और 30 आर्टिकल्स इनके अंदर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही हुआ है तो फिर सरकार ने यही बात बोली है कि हम बस माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर सेक्युलरिज्म को यहाँ पर ठुकरा रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम धर्मनिरपेक्षता को अभी भी मानते हैं, मतलब हमारा देश तो है ही धर्मनिरपेक्ष, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसा दिखता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ऐसा दिखता है कि सिर्फ हिंदू हो गए, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमानों को छोड़कर सिर्फ इन्हीं लोगों को जो दिया गया है। तो ऐसा दिखता है हमारे देश के लोगों को, है कि नहीं? क्योंकि हम अगर खुद भी, आप लोग अगर खुद भी न्यूज़ देखोगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि अरे ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, सरकार तो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, सरकार ने सिर्फ मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटेक्शन की बात है, अल्पसंख्यकों के प्रोटेक्शन की बात है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या बोलता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा ये वो स्टेट हैं जो कि 6th शेड्यूल में दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। 6th शेड्यूल मतलब है 6वीं अनुसूची में दिए गए हैं कि ये जो स्टेट है ना नॉर्थ ईस्ट के, है ना, पूर्वोत्तर के, ये जो राज्य हैं और इनर लाइन परमिट वाले जो राज्य हैं, इनमें CAA लागू नहीं होगा। अब आप बताइए क्यों लागू नहीं होगा? लॉजिक से अगर सोचा जाए तो ये लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वो राज्य हैं हमारे देश के जहाँ पर ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। ट्राइबल्स को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, प्रिजर्व करा है। फंडामेंटल राइट के अंदर इनको सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। इनके कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब को एक प्रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है ना, कि आपको एक संरक्षण दिया गया है कि अपने हर चीज़ को ये लोग जो हैं ऐसे नहीं खो सकते, इनके हितों की रक्षा करी जाएगी। तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ये CAA लागू नहीं करेंगे। दूसरा लॉजिक इसका ये आता है कि ये वो राज्य हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, जहाँ पर पहले ही डेवलपमेंट बहुत ही कम है, क्योंकि ट्राइबल जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पर सरकार पहले ही डेवलपमेंट बहुत कम कर पाती है। उनके कल्चर, ट्रेडिशन कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, और जोग्राफिकली भी ये ऐसे ही हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर हम यहाँ पर CAA लागू कर देंगे तो यहाँ पर जो लोग इन वाले देशों से आकर बस जाएंगे तो इन एरियाज़ की जो पूरी डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मणिपुर में क्या हुआ था कि मणिपुर में भी यही हुआ था। हमारे रिसोर्सेज की ही बात थी कि बाहर से आने वाले जो लोग थे वो वहाँ पर बस रहे थे और यही बात इन लोगों को बहुत बुरी लगी थी, है कि नहीं। फिर वहाँ पर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे। ठीक है, तो ऐसे ही हालात इन राज्यों में जहाँ पर रिसोर्सेज पहले से ही बहुत कम है, ठीक है ना, अनपढ़ता है कह सकते हैं, रिसोर्सेज कम है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, डेवलपमेंट बहुत कम है, ठीक है ना। तो उन राज्यों को प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही फंडामेंटल राइट में अधिकार दे रखे हैं, तो हम इन वाले राज्यों को अलग रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जनसंख्या थोड़ी कम सी होती है, बाहर के लोग आ जाएंगे तो यहाँ की डेमोग्राफी पूरी बदल जाएगी, इसलिए इनको बाहर रखा है। चलो अगला देख लेते हैं हम। अगला, अब देखो, अब हमने ये सब तो पढ़ लिया, अब इसके कुछ तर्क हैं जो कि इसके समर्थन में भी हैं। ठीक है, अब देखो, हर जो हिस्सा होता है उसके दो पहलू हमें अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने ही होते हैं। पॉजिटिव भी पढ़ेंगे और हम लोग नेगेटिव्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम कभी मानो IAS IPS एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग जाएंगे तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सोचने होंगे, फिर उनके बेसिस पर हमें अपना डिसीज़न लेना होगा। ठीक है, तो हमेशा ही पॉजिटिव और नेगेटिव देख के ही डिसीज़न लिया जाता है, चाहे आप अपनी आंसर राइटिंग में लो, चाहे अपनी लाइफ में लो, चाहे आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें लो, चाहे जॉब में लो। तो यही काम यहाँ पर भी हम करेंगे कि अब हम इसके समर्थन में देखते हैं क्या क्या बातें हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मानवीय आधार पर अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो मानवीय आधार पर क्या है कि यहाँ पर ये जो CAA का जो एक्ट है ये डिग्निटी की लाइफ देगा उन लोगों को जो कि रिलीजियस, जो कि यहाँ पर परसिक्यूशन का शिकार हो रहे हैं। ठीक है ना, जो धार्मिक पड़ोसी राज्यों में जो उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं उन लोगों को क्या मिलेगा, सम्मान का जीवन मिलेगा। तो ये तो अच्छा पॉइंट है
है कि नहीं। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और यहाँ पर हमारी सरकार उन लोगों की हेल्प कर रही है तो ये अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा आता है सिविलाइजेशन ईथोस, मतलब कि सभ्यतागत लोकाचार। अब इसमें क्या है, देखो हमारा जो भारत है ना, वो हमेशा से ही उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए एक प्राकृतिक घर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत है उसकी हमेशा से ही क्या थीम रही है, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम आपको शरण देंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें तो पारसीज जो थे वो भी आए थे, 12th सेंचुरी में आए थे। जब हमारे देश का 1947 में डिवीज़न हुआ था, तब पाकिस्तान के कई सारे लोग इंडिया में आए थे। उनके लिए भी कोई मनाही नहीं थी, कभी भी नहीं थी। तिब्बत से आने वाले भी बहुत सारे लोग थे, ये थे 1959। इसी तरह से जब बांग्लादेश बना था, है ना, पाकिस्तान से उसको आज़ादी मिली थी 1971 में, तब भी बहुत सारे लोग आए थे। वैसे मुद्दा उसी को लेकर चल रहा है अभी तक। ठीक है, और म्यांमार मतलब जो 2000 हमारा पड़ोसी राज्य है, 2015 में वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए थे। तो इंडिया जो है वो वासुदेव कुटुंबकम की नीति को अपनाता है हमेशा से ही। ठीक है, तो ये इस बेसिस पर भी जो है हम इसका समर्थन करते हैं। चलो सेकंड पॉइंट, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन, तो हमने बात कर ही ली है। ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन बस ये है कि यहाँ पर आर्टिकल 14 जो है उसका कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मतलब अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं, जो कि धर्म के आधार पर सताए जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब अगला देख लेते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पर कि नेशनल इंटरेस्ट। अगर हम राष्ट्रीय हित की तरफ देखें तो ये जो इलीगल इमिग्रेशन है ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इनको क्या दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। तो अब तक 2014 तक का तो इमिग्रेशन है वो रुक गया। ठीक है, चलो अब इसके कुछ असर देख लेते हैं कि इसके असर क्या पड़ेंगे हमारे आम जीवन पर, हमारे देश के लोगों के ऊपर, ठीक है ना, सरकारों के ऊपर, हर चीज़ को जो हमारी सोसाइटी में जो बदलाव आएंगे हम वो देखते हैं। वही बात है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही देखते हुए चलेंगे, क्योंकि ये तो हमें पेपर में लिखने हैं। ठीक है ना, चलो अब देखो इसके प्रभाव। पहला प्रभाव क्या होगा? पहला प्रभाव ये है कि सोशल पोलराइजेशन मतलब कि सामाजिक ध्रुवीकरण। ये वही बात है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप अभी भी आप टीवी खोल के बैठ जाओ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल पर ये सब चल रहा होगा और हमारे देश के कितने लोग देख रहे होंगे। तो ये हिंदुओं के भी कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं और मुसलमानों के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये एक दूसरे के बीच में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमारे जो टीवी है, मीडिया है, वो इस तरह से ही पेश करती है। ठीक है ना, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया कि हमारी सोसाइटी में सोशल पोलराइजेशन मतलब सामाजिक ध्रुवीकरण होने का खतरा रहता है इस चीज़ से, क्योंकि हर इंसान इतना समझदार नहीं होता। ठीक है ना, जो वो दिखाया जाता है वो वैसे ही समझ लेते हैं उस चीज़ को। चलिए अब दूसरा है ग्लोबल सेंसर मतलब कि वैश्विक निंदा। अब ये जो मुद्दा है वो वैश्विक निंदा भी इसमें हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस CAA को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। क्यों क्रिटिसाइज़ कर रही हैं? अब देखो इंडिया जो है ना 1957 रिफ्यूजी कन्वेंशन, ठीक है, 1951 है ये, ठीक है, 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, या फिर एक था 1967 का प्रोटोकॉल। ठीक है, इनमें से कुछ भी इंडिया ने साइन नहीं करा है, क्योंकि अगर इंडिया साइन कर देता तो क्या होता कि पूरे विश्व में कहीं से भी, ठीक है, माइग्रेंट्स लोग आते और इंडिया को उन्हें शरण देनी पड़ती अगर इंडिया ये साइन कर लेता। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे कोई साइन नहीं करा है। ठीक है, और ना ही इंडिया ने अपना खुद का कोई भी नेशनल रिफ्यूजी प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाया है। कुछ नहीं बनाया, नेशनल रिफ्यूजी प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क ये भी इंडिया ने नहीं बनाया है। तो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं ये कह रही हैं कि इंडिया की जो सरकार है वो अपनी खुद की चला रही है। वो ये कह रही है कि मैं जिसको मन करेगा, ऐसा देखने में उनको लग रहा है, वो इस बेसिस पर क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का क्या व्यू है कि इंडिया अपनी चला रही है, जिस धर्म के लोगों का उसका मन कर रहा है उसको अपने देश में एंट्री दे रही है, और जिसको उसको डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन निंदा तो अब हो ही रही है। ठीक है ना,
इस बेसिस पर हो रही है कि इंडिया ने ये वाले जो कन्वेंशन है, ये प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, ये फ्रेमवर्क है, ये ना तो बनाया और ना ही साइन करें। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है वायलेंट प्रोटेस्ट। अब देखो, जब भी, क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में जब ये CAA आया था तो कितने ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे, आगजनी हो गई थी, हिंसा भड़क गई थी, ठीक है ना, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में या और भी इलाकों में 2019-20 में, आपको याद होगा, ठीक है। तो अब फिर से ऐसे वारदात हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि CAA का मुद्दा तब से लेके अब तक ठंडा नहीं हुआ है, ये फिर से उठ गया है, ठीक है। और शांतिपूर्ण जो विरोध का प्रदर्शन है वो सिर्फ दिल्ली के कुछ ही इलाकों में हुआ था, जैसे कि शाहीन बाग में हुआ था। वो तो अगर कोरोना ना आता तो वहाँ पे ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा लंबा चलता। अब देखो, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में अलाउ है। शांतिपूर्ण का मतलब क्या है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार से अपनी पूरी बातें कर सकते हैं, मनवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। मतलब कि आपके हाथों में हथियार नहीं होने चाहिए और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, आगजनी नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे कि हम हैं, अगर हमें अपने मम्मी पापा से कुछ भी, कोई भी चीज़ मांगनी है या मनवानी है, तो अगर हम अपने घर में तोड़ फोड़ मचाएं, बर्तन इधर उधर उठाकर फेंकें, ठीक है ना, घर का सामान तोड़ें, तो क्या हमारे माँ बाप हमारी मांगों को सुनेंगे भी नहीं, ठीक है। इसी तरह से सरकार और जो उनके जो नागरिक होते हैं उनका एक संबंध होता है, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सरकारें मजबूर हो जाती हैं ये सुनने के लिए, ये सोचने के लिए कि कुछ तो बात है, ये इंसान कुछ तो कहना चाहता है। जैसे कि हमारे माँ बाप भी, अगर हम बिल्कुल शांतपूर्ण तरीके से कहें, मम्मी प्लीज़, पापा प्लीज़, एक बार सुन लीजिए, ठीक है ना, और बहुत ही विनम्र तरीके से अगर हम बात कहें तो हमारे मम्मी पापा उसको सुनते भी हैं और उसको कंसीडर भी करते हैं। तो वैसा ही एक संबंध सरकार और नागरिकों के बीच में होता है, और ये अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या है? CAA वर्सेस असम एकॉर्ड। अब ये असम एकॉर्ड क्या है? देखो, 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उस टाइम पर बांग्लादेश से बहुत सारे लोग कहाँ आ गए थे? असम में आ गए थे, ठीक है। तो असम में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का विरोध प्रदर्शन होने लगा था कि हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है, जो हमारे नागरिकों को मिलना चाहिए वो ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो तो इनके हाथों में चला जाएगा, ठीक है, 1971 में। तो उस टाइम पर फिर क्या हुआ कि सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने असम एकॉर्ड साइन करा 1985 में। अब वहाँ पर क्या बात होती है? वहाँ ये लोग कहते हैं कि जो 24 मार्च 1971 से जो लोग पहले आए थे, ठीक है, 1971 से जो लोग पहले आए थे, हम उनको तो नागरिकता दे देंगे क्योंकि वो लोग बहुत ही कम थे, लेकिन इस डेट के बाद जो लोग आए हैं हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। और इसी शर्त पर ये असम जो एकॉर्ड है ये साइन हो गया था। अब लेकिन क्या है कि CAA क्या कहता है? CAA ये कहता है कि 31 दिसंबर, ठीक है, 2014 से पहले जो लोग आए हैं, अब जो पहले जो लोग आए हैं तो वो 1971 के बाद के भी तो हुए, ठीक है, तो हम उनको नागरिकता दे देंगे। तो अब ये दोनों बातें क्या हो गई? एक दूसरे के विरोध हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये है रिस्क ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर कितने ज़्यादा पुअर लोग हैं, कितने ज़्यादा गरीब, हमारे खुद के देश के सिटीजन्स बहुत ही गरीब हैं, ठीक है, और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आती हैं हमारे यहाँ पर जिससे कि किस चीज़ का खतरा हो जाता है कि हमारे जो खुद के जो असली निवासी हैं ना, वो भी अपनी सिटीजनशिप खो बैठेंगे इस चीज़ से। अब आप पूछेंगे कैसे? देखो ऐसे, आपको पता है कि जितनी भी हमारे देश की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर क्या आते हैं? वहाँ साइक्लोन्स आते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि उड़ीसा हो गया, ठीक है ना, उड़ीसा के आसपास के हो गए ये वाले, जो वेस्ट बंगाल वगैरह है ये वाले। अब वहाँ इतना ज़्यादा साइक्लोन आता है कि बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो लोगों के घर उड़ जाते हैं,
दूसरी बात अगर हम देखें तो हमारे यहाँ की कुछ नदियों के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हर साल बाढ़ें आती हैं, लोगों के घर बह जाते हैं, ठीक है। तीसरा अगर देखें तो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। चौथा अगर हम देखें तो ये जो हिमालयन की पूरी रेंज है, ठीक है, वहाँ पर अगर कोई अर्थक्वेक आया या लैंडस्लाइड आई। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब भी ऐसी कोई आपदा आएगी तो क्या कोई ऐसा बेवकूफ़ इंसान होगा जो पहले ये सोचेगा कि मैं पहले अलमारी में से खोल के अपने डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये निकाल के फिर भागूंगा। उतने में तो लैंडस्लाइड भागे ले जाएगी उस इंसान को, भूकंप आके वो नीचे दब जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इंसान सबसे पहले अपनी जान बचाता है, ठीक है। अब अगर ये रूल लागू हो जाता है तो जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी आपदाओं को फेस करा है उनकी सिटीजनशिप तो तुरंत छिन जाएगी। आप खुद सोचिए, ठीक है। तो ये सोचने का मुद्दा है, ठीक है, ये उसी में शामिल हो जाता है। आगे चलते हैं। अब है डिसएडवांटेज टू नेटिव सिटीजन्स, जैसे कि मूल अधिकारों को नुकसान। ये वही वाली बात है जो हमने पढ़ी है आगे, ठीक है। ये है फेडरलिज्म और स्टेट रेस्पॉन्स, संघवाद और राज्य की प्रतिक्रियाएं। अब देखो ये जो हमने डिस्कस करा है, ठीक है। अब कुछ राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इस CAA को अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु ने ये कहा है कि हम यहाँ पर अपने आप को ये जो CAA जो एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर फेडरलिज्म और सेंटर के जो मनमुटाव हैं, तनाव हैं, वो यहाँ पर खींचने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब एंड में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। हमने उसके साथ की जो समर्थन है मतलब पॉजिटिव पढ़ लिए, हमने उसके नेगेटिव पढ़ लिए, अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसे नहीं भूलेंगे। अब एंड में एक चीज़ आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश की, है ना, हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। अब यहाँ पर अभी भी लगातार पिटीशंस डाली जा रही हैं CAA को लेकर, कि चिंताएं जताई जा रही हैं कि देखो यहाँ पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो मैंने बोला है कि ऐसा दिख रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी सुनवाई अभी करने में लगा हुआ है। अब भविष्य में हम नहीं जानते कि इसका ये जो मसला है ये किस तरह से सुलझेगा या फिर ये कितना टाइम ले लेगा, ठीक है। तो हम बस एक कामना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द एक बहुत ही प्रूडेंट माइंड से सरकार जो है इस मुद्दे को सुलझा ले, ठीक है। और हमने तो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने अपना टॉपिक को पूरा कर लिया है। अब हम इस टॉपिक पे अगर कुछ भी आ जाए तो हम अच्छे से कर आएंगे और ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपको कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट, इस टॉपिक में डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैप्पी लर्निंग।